अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और पेट्स लवर्स आज एक बार फिर आपके सामने भावल नगर में मौजूद है, जैसे कि आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी सादत है कि हमारे साथ सैयद अली शाह साहब मौजूद हैं। और अभी हम सैयद अली शाह साहब के पास आए हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर हम डायरेक्ट शाह साहब के पास जाएंगे, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है और आपके बहुत अहम सवाल जो मुझसे काफ़ी देर से लोग पूछ रहे थे, मेरी कोशिश होती है किसी एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आप तक पहुंचाऊं। इसके लिए मैंने ट्रैवलिंग की लाहौर से बहावल नगर, और बहावल नगर शाह साहब से माशाल्लाह आज हमें टाइम मिला है। और इनकी मोहब्बत है कि वो इतने कीमती वक्त में से हमें स्पेशल टाइम दे देते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम शाह साहब के पास चलते हैं और आपके सवाल रखते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शाह साहब का बहुत कीमती वक्त है। और जो उनकी ओपिनियन है, जो उनकी राय होगी, वो यकीनन पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी लोग मानते भी हैं और जानते भी हैं। शाह साहब की शख्सियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। इंशाल्लाह शाह साहब का अब अगला जो दौरा होगा, जो अगला फेस होगा, शाह साहब का होगा। तो आप दोस्तों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और बाद में कोई सवाल कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, नीचे सवाल लिख देते हैं और बदकिस्मती से उसका जवाब उसी वीडियो में मौजूद होता है। तो अब चलते हैं शाह साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, जी कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह अदनान साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप दोबारा तशरीफ़ लाए जी। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो क्योंकि टाइम आपका कीमती है, हम डायरेक्ट सवाल पे आ जाते हैं। बहुत सारे दोस्तों के सवालात आ रहे थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये सवालों के जवाब आप दें। तो आप मुझे बताएं कि क्योंकि माशाल्लाह आपका एक नाम है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी लोग जानते हैं, और आपकी बात करने का जो अंदाज़ है, गुफ्तगू है बयान करने का, वो लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है और उनको समझ भी आ जाती है। मेरी बात और आप में बात में बहुत फ़र्क है। तो आप मुझे ये बताएं कि दोस्तों का जो सबसे पहला सवाल है कि गॉड फार्मिंग, जो मॉडर्न गॉड फार्मिंग है, उस हवाले से पाकिस्तान में क्या ये कामयाब है या नहीं है, या इसके बारे में आपकी क्या राय है, या आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? देखें, तारीफ़ सारी अल्लाह की है जी, और ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि लोग एहतराम करते हैं, लिहाज है। बाकी बातें सादा ही होती हैं और वो हर कोई कर सकता है और उसको समझ भी सकता है। मेरे ख़्याल में जो आपने लफ्ज़ मॉडर्न गोट फार्मिंग का, पहले भी मैंने आपसे, जो पहले हमारा इंटरव्यू हुआ था उसमें भी मैंने आपको बताया था और आज दोबारा बताता हूँ। इस बात को बुनियादी तौर पे समझ लें कि मॉडर्न गोट फार्म का मतलब क्या है। जी जी। आम तौर पे दुनिया में 3 किस्म की गोट फार्मिंग चल रही है। जिसे एक कहा जाता है जो नॉर्मल था हमारा, जैसे पहले लोग चरवाहे चराते थे और अभी तक भी ट्रेडिशनली वही चल रहा है। जी जी। वो एक वो है जी। जी जी। एक को आप सेमी इंटेंसिव फार्मिंग कह सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं कि कुछ हम चरागाह देते हैं, कुछ खुराक उनकी पूरी करते हैं, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके, वैक्सीनेशंस का यूएल है, या उसको हम फॉलो करते हैं। ओके। तीसरी जो चीज़ है, या उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। बेसिकली सेमी इंटेंसिव में रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो गया, मौसमों का ख्याल हो गया, उनकी खुराक का ख्याल हो गया, ये हो गया जी। जी थर्ड है जिसको कहते हैं आप, जिसे आप कह लें मिस इंटरप्रेट होता है, जिसे आप कह सकते हैं मॉडर्न गोट फार्मिंग। जी। जी मॉडर्न गोट फार्मिंग का आम तौर पे अगर समझें तो ये कहेंगे कि जी हम एक शेड हो, उसमें बकरियां खड़ी हों और वहीं पे उसको चारा मिल रहा हो और मशीनें जो है उसको चारा डाल रही हों, तो वो मे बी हमारे यहाँ फिजिबल ही नहीं है जी। ठीक। उसकी वजह यह है कि जिन मुल्कों में मॉडर्न गोट फार्म चल रहा है, आम तौर पे ज़्यादातर वो जो इंक्यूबेशन है या वो कंट्रोल शेड बने हुए हैं, वो मिल्क पर्पज़ के लिए बने हुए हैं। ठीक। वहाँ वो मिल्क लेके उसको वैल्यू एडिशन करते हैं। सही। वैल्यू एडिशन के ज़रिए वो उस मिल्क को महंगा बेचते हैं, चाहे वो साबुन बना रहे हैं, चाहे वो उससे चीज़ बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो वो जैसे हमारे यहाँ कंट्रोल शेड लगे हुए हैं कि मुर्गियों के कंट्रोल शेड हैं, वो 40 दिनों में मुर्गी तैयार हो जाती है, या अंडों वाली मुर्गियाँ हैं तो हाई प्रोटीनियस फीड दी जाती है। तो इस बात को समझें कि मॉडर्न गोट फार्मिंग की जो मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ है, जी जी। वो ये है कि उस पे तो खर्चा ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना आता है, जी जी। और हमारे यहाँ तो आगे वैल्यू चेन एडिशन मौजूद ही नहीं है, बिल्कुल। या हमारे पास चीज़ का बायर ही नहीं है। सही। और अगर हो भी तो हमारे यहाँ वो बिकती नहीं है, उसकी पीएच को कंट्रोल करना होता है, उसमें काफ़ी सारी एजुकेशन और बहुत सारा आप कह लें टेक्निकल हैंड होना ज़रूरी है आदमी के लिए। सही। तो जो आप मॉडर्न गोट फार्मिंग का एक और कॉन्सेप्ट है, अगर वो देखें तो जैसे मीट फार्मिंग में ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, दे आर द लीडर्स, बट वो भी मैक्सिमम चरागाह पे हैं।
ओपन ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं सही। जिनमें वो जानवर खा पी रहे हैं और वो वहाँ पे उनको कुछ ग्रेन्स देते हैं और अपने एनिमल्स तैयार करके बेच देते हैं। सही। हमें शायद इतने ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान में जितना नॉलेज हमारे पास आ गया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सही। दोबारा बात समझ लें, जी जी। अगर हमने फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल के लिए हमें मैदान में जाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम वो किताब ले लें और किताब पढ़ के हम फुटबॉलर बन जाएं या लाइब्रेरी में चले जाएं। गोट फार्मिंग के कई लोग मुझसे कहते हैं जी आप हमें किताब दे दें, जो आपने किताब का जिक्र किया था। तो किताब पढ़ने से आपको नॉलेज तो आ जाएगा, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड थ्योरी। कि किताब पढ़ लेना ज़रूरी है, लेकिन जब आप बकरी रखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि उसने किस वक्त, चाहे बारिश है चाहे जो मर्जी है, उसने सिर्फ खाना खाना है और वो उसको खाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपको मैंने बताया कि 3 बुनियादी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अब आप पाकिस्तान में अगर कहें कि वो क्यों नहीं मॉडर्न गोट फार्मिंग चल रही, तो हमारा तो वो लाइन ही ठीक नहीं है, तो फिर उसने ठीक चलना कैसे है जी। तो ये है बुनियादी बात कि हम उस कॉन्सेप्ट से एक मरतबा निकल आए। एक मरतबा सिर्फ हम गोट फार्मिंग रख लें, कर लें, या गोट रेयरिंग हम कर लें कि गोट को पाल लें, वो बेहतर होगा हमारे लिए। सही। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये वैसे तो चौथा सवाल था, लेकिन ये इसलिए पहले कर रहा हूँ ताकि लोगों को बात समझ में आसानी हो जाए। कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से दोस्त हैं जिनको गॉड फार्मिंग नहीं करनी चाहिए? देखें, आप सवालों की तरतीब आप चाहे जो मर्जी रख लें। मेरे ख्याल में जी जिसे शौक है वो रख सकता है जी। आप कहते हैं कौन नहीं रख सकते, जिसके पास टाइम नहीं है वो ना रखे जी। इट्स एन रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। आप एक चाहे चिड़िया रखें, चाहे एक कबूतर रखें, चाहे एक बकरी रखें, ये तो आपने तयन करना है ना सर। आप और मैं नहीं है जो हम किसी को सजेस्ट करें कि फलां आदमी गोट फार्मिंग करे, फलां ना करे। जिसके पास टाइम है वो गोट फार्मिंग कर सकता है, जिसके पास टाइम नहीं है वो ना करे जी। ये तो अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है ना उसने। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हम जो शहरी लोग हैं, ख़ासकर शहर में, वो गॉड फार्मिंग करना चाहते हैं और उनको शौक़ भी है, लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है, तो क्या वो ठेके पे लेके ज़मीन कर लें? कोई ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है, कामयाबी मिलेगी? मेरा ख्याल है वो ज़मीन ना लें। ठीक है। क्योंकि जब एक आदमी के पास ज़मीन नहीं है तो पहले उसे ज़मींदारा आना चाहिए। सही। तो जब उसको ज़मींदारा नहीं आता तो वो ज़मीन लेके क्यों तंग होगा। ठीक है। सादा सा एक असूल है कि मनी मेक्स द मेयर गो। सही। पैसा है तो सारा कुछ हो जाता है। अगर वही वो बकरियां रखना चाहते हैं तो उसके लिए चारे का बंदोबस्त कर लें। अब तो आपके हे अवेलेबल है पाकिस्तान में, वो हे लेके रख लें। हे के साथ वो थोड़ा बहुत जो ग्रीन पाउडर आता है वो मौसमों के हिसाब से दे दिया करें। अगर देखा जाए तो हे जो है वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अब वो हम लोग हे पे इसलिए शिफ्ट नहीं होते ज़िम्मेदार या कुछ कि वो कॉस्टली बन रही होती है। अब ज़मीनों की कीमतें इस तरह हो गई हैं, लीज़ मनी या कुछ इस तरह, कि शायद वो फिजिबल नहीं रहता। सही। तो हम लोग ज़्यादातर, क्योंकि हम ग्रेजिंग पे, आपको बताया कि ग्रेजिंग पे रखे हुए हैं जानवर या कुछ, तो वो हमें ज़रा सस्ता पड़ता है। सही। तो हे वाला कॉन्सेप्ट के साथ वो रख सकते हैं। ज़मीन ठेके पे लेने के लिए वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, वो बिल्कुल ना लें। ये तो एक है कि री इन्वेंशन ऑफ द व्हील है। सही। तो पहले वो ज़िम्मेदार बनेंगे, फिर वो बकरियों के लिए चारा उगाएंगे, तो उससे बेहतर है कि वो चारा का बंदोबस्त करके, वो कॉस्टली पड़ता है, वो अपनी कैलकुलेशन देख लें कि वो 2 जानवर रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, उस हिसाब से वो उनकी खुराक पूरी करेंगे। सही। अच्छा, एक नया गॉड फार्मर कितनी बकरियां या कितने बच्चे लेके नया गॉड फार्म स्टार्ट करे, क्योंकि ये सवाल सबसे ज़्यादा था। देखें जी, फिर वही बात है कि पैसे ने गेम चलानी है। कहते हैं कि गोली बहुत तेज़ जाती है, तो उसने कहा था कि बारूद जो है वो गोली को तेज़ कर रहा होता है। तो जितना बारूद डालेंगे, जितना उनका बजट है, उनका बजट 5 बकरियों से 5 रखें, 10 बकरियों से 10 रखें। शहर में मेरे ख्याल में अगर आपके पास जगह, एक सादा सा असूल समझ लें, आपने जगह के हिसाब से बकरी रखनी है। वो वेंटिलेटेड जगह होनी चाहिए, उसमें एक साया मौजूद होना चाहिए और बकरी के लिए खुराक मौजूद होनी चाहिए। हमारे नौजवानों को या जो बकरियां रख रहे हैं उनको सबसे पहले गोट फार्मर बनना चाहिए, ना कि उन्हें डॉक्टर बनना चाहिए। सही। तो आपके पास अगर 10 बकरियों रखने की जगह है शहर में, तो आप उसकी जगह पे 7 बकरियां रखें, ताकि वेल वेंटिलेटेड एरिया हो, वो अपनी आज़ादी के साथ चल फिर सकें। वो उनकी बढ़ोतरी होती है वॉक करने से, चलने फिरने से। तो
जो आपका सवाल था कि कितनी रखें, ये तो उसने अपनी जेब देखनी है जी, सही। कि जेब के हिसाब से वो कितनों को अफोर्ड कर सकता है, उसी के हिसाब से फिर उसको रिटर्न आना चाहिए। सेकेंडली आपने कहा जी कितने बच्चे रखें या कितने बकरियां रखें, तो मेरे ख्याल में अगर किसी ने ब्रीडिंग करवानी है तो फिर वो बच्चों से काम शुरू ना करे, वो उससे बेहतर है कि बकरियां ले ले। सही। आइदर वो प्रेग्नेंट ले या वो बकरियां ले जिसके साथ बच्चे हों, या वो बकरियां लें जो दूध से हटी हुई हों, यानी उन्होंने बच्चे को महीना डेढ़ पहले दिए हों और वो अपने मेल से उनको मेट करवाएं, और वो जल्दी का काम है, यानी 4-5 माह में उनका रिटर्न आना शुरू हो जाता है जी। सही। लेकिन अगर वो बच्चे पालेगा, एक आदमी कहता है जी नहीं मैंने तो अपने घर में बच्चे तैयार करके करने हैं, वो लंबा काम होता है, वो कम से कम आपका 12 महीने 13 महीने ले जाता है। उसके बाद यानी आप 8 माह की अगर पाठ लेते हैं तो 14 माह से पहले आपके पास प्रेग्नेंट नहीं होगी। पहले करवा लेंगे तो वो अर्ली मेच्योरिटी से पहले होती है, तो 14-15 माह में आपने बकरी मेट करवानी है या 12-13 माह में। तो पहले तो उस एज के लिए आपको 3-4 महीने बकरी रखनी पड़ेगी, फिर आगे 5 महीने उसको जब वो मेट करेगी उस वक्त रखना पड़ेगा, तो वो आपका 8-10 महीने गुजर जाते हैं उसमें। तो मेरे ख्याल में अगर किसी ने पठोरे रखने हैं तो वो तो फिर 3-4 महीने के पठोरे लेके उनको तैयार करके सेल कर ले, वो उसकी इनकम जनरेट हो सकती है। अगर उन्होंने बच्चे पैदा करवाने हैं तो फिर बेहतर ये है कि प्रेग्नेंट, अगर उसके पास गुंजाइश 10 बकरियों की है तो वो 8 प्रेग्नेंट ले ले बकरियां, तो वो अपनी मर्जी पे है सर। ये तो उसने, अब सारी बातें हम नहीं बता सकते जी, ये आदमी ने खुद भी फैसला करना है, और वो क्यों नहीं डिसीजन मेकिंग करता। सही। उसे मेरे पीछे लगने की जरूरत नहीं है जी। सही। मेरे एनवायरनमेंट या मेरा तरीका शायद और होगा। इसी तरह हमारे जो दोस्त बाहर जिनके पास बकरियां हैं, वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से उसको रखते हैं, वो फॉलो ना करें, वो अपने हिसाब से उसको रखें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा सर, एक और सवाल कि एक नए गॉट फार्मर्स को कितनी देर बाद उम्मीद रखनी चाहिए कि अब मुझे इनकम स्टार्ट होगी? 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, या 6 महीने बाद, या साल बाद? यानी कि एक सब्र। मेरा तो ख्याल है कि उसे साल आधा तो कम से कम देना चाहिए। 1 साल कम से कम ये इतना होना चाहिए। और अगर आप कहें कि जी हम जल्दी से लेना चाहते हैं तो फिर वो प्रेग्नेंट गोट्स लें, ठीक है। वो तजर्बा हासिल करें, वो ज़्यादा एनिमल ना लें, 2-4 एनिमल लें, ठीक है। वो प्रेग्नेंट लें, आइदर वो बच्चों वाली लें, उनके 3-4 महीने बच्चे पाल के उनको सेल कर दें। सही। देखें, जिसने एनिमल रखना है फॉर ब्रीडिंग पर्पस, उसकी प्रोडक्ट क्या है? बच्चा है प्रोडक्ट। सही। तो बच्चा पैदा होगा तो वो उससे प्रोडक्ट लेगा। सही। एक मोड ऑफ बिजनेस ये हो सकता है कि वो पट्ठे ले, उसको मेट करवाए, और जब वो किडिंग के करीब हो, डिलीवरी से पहले उनको सेल कर दे। तो ये सारी बातें तो उसने सर सोचनी है ना, कि मैंने कितने, वो 4 माह में भी उससे इनकम ले सकता है, वो 8 माह में भी इनकम ले सकता है, लेकिन गोट फार्मिंग समझ आपको 2.5-3 साल बाद आनी है। क्योंकि आपके मौसमों का हिसाब से जितना क्लाइमेट चेंज आ रहा है, कई दफ़ा खुराक नहीं मिल रही होती, कई दफ़ा आपके जानवर को कोई बीमारी आ जाती है, वो जानवर पीछे चला जाता है। एक दफ़ा 2 दिन की भूख आ गई, जानवर आपका 15 दिन पीछे चला जाता है। तो ये आप कोई टाइम लिमिट नहीं बना सकते कि इतने दिनों में। देखें, आप फसल काश्त करते हैं, गन्ने की फसल है, उसके लिए आपको साल वेट करना पड़ेगा। मकई लगाते हैं 4 महीने 5 महीने की फसल है, गंदम लगाते हैं 6 महीने की फसल है। मोड ऑफ बिजनेस उसने खुद हैंडल करना है या सिलेक्ट करना है कि मैं कौन सा कर रहा हूँ और कितना मैंने उससे अर्न करना है। सही। अच्छा सर, आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है, आपका वक्त कीमती है, कि ज़्यादातर शहर के, क्योंकि ये सवाल मैं शहर वालों के लिए कर रहा हूँ, कि शहर वालों को ज़्यादा खुश्क पे रखना चाहिए अपने जानवर को या सब्ज़ पे रखना चाहिए? क्योंकि उसमें कास्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है शहर वाले लोगों के लिए। गांव में तो ये है, ज़मीनों पे छोड़ दिया, खेत खलियान में हो जाता है, लेकिन शहर वालों के लिए कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, फिर वो महंगी करके बेचते हैं, फिर वो और बड़े मसाइल आ जाते हैं। आपकी क्या एडवाइस है कि शहर वाले वंडा इस्तेमाल करें, खुश्क है इस्तेमाल करें, या कुछ सब्ज़ का कोई बंदोबस्त करें या परचेज़ करें? आपकी क्या राय है? सर, मेरी राय तो ये है कि जो मैं, बाकियों का तजर्बा मुझे नहीं है ना जी कि लोग कैसे रख रहे हैं। हम लोग तो, अगर मेरा पूछें तो हम लोग तो मैक्सिमम ग्रेजिंग पे रखते हैं, और सर्दियों में थोड़ा बहुत है अपनी तैयार करके डालते हैं। सही। स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि मेरे ख्याल में गर्मियों में अगर वो जंतर का बंदोबस्त कर लें, तो जंतर आपकी सस्ती फीड है।
सही। और सबसे बेहतर ये है कि वो आपके एनिमल को हाइड्रेट रखती है, कि जब आप एनिमल सब्ज़ चारा खाता है तो वो नेचुरल रहता है। हे वगैरह पे भी जानवर रह रहे हैं। देखें, आपने जो पहला सवाल था कि मॉडर्न गोट फार्मिंग, उस सवाल का मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। जितने हाई यील्ड एनिमल होते हैं या जिनको आप हाई प्रोटीनियस फीड्स देते हैं, उनकी एज लाइफ कम हो रही होती है, क्योंकि आप उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन ले रहे होते हैं। सही। उसके बाद उन्होंने कलिंग करनी होती है। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमने एनिमल को कल करना है कि नहीं, उसको सेल करना है या नहीं करना है। हम उसे रखे रहते हैं और वो नॉन प्रोडक्टिव भी हो जाता है, इवन दो हम उसको रखते हैं कि पता नहीं हमारे पास क्या चीज़ आ गई। सही। मेरे ख्याल में जी, अगर लाहौर में एक मिसाल है, आदमी रखता है, तो गर्मियों में आपको बेदियाँ रोड साइड से या लाहौर के सांदा रोड साइड से, रावी वाली साइड से या आपको कसूर वाली साइड से जंतर मिल जाता है। लेकिन आप कहें कि वो डिफ़िकल्ट है लाना या उसका अरेंज करना, तो फिर आप अल्टीमेटली हे पे चले जाएंगे और साथ उसके थोड़ा बहुत बंडा देते रहेंगे। सही। मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि उन्हें ज़रूरी तौर पे सब्ज़ चारा कुछ ना कुछ पहुंचाना चाहिए, ताकि वो हाइड्रेटेड रहें और नेचुरल तरीके से वो कर सकें। बाकी जी, आप जो कह रहे थे कि महंगा हो जाता है जानवर, महंगा कुछ हमारी अपनी आदतों की वजह से भी हो रहा होता है। यानी मे बी जानवर की रिक्वायरमेंट 1.5 किलो है की हो और हम उसे 2.5 किलो दे रहे हों और शायद वो ज़ाया कर रहा हो। तो ये तो आदमी ने खुद देखना है कि कितने से उसने उसका पेट फिल करना है और कितनी चीज़ से उसने खुद अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सही। तो मार्केट को आप और मैं कंट्रोल नहीं कर सकते जी। उसने अपने हिसाब से चलना है कि बाहर अगर सस्ता बिक रहा है और वहाँ पे महंगा बिक रहा है, तो ये हम ट्रेंड सेटर नहीं है कि मार्केट कैसे चल रही है या क्या नहीं चल रही है। तैयारी तो आपने खुद देनी है और बायर ने आपके पास आना है जी। अच्छा सर, मुख्तसर ये एक आखिरी सवाल, क्या पाकिस्तान में कोई गॉड फार्मिंग कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जहाँ जो नए फार्मर्स, जो यंगस्टर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई नॉलेज के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है? क्या आपकी नज़र में ऐसा है जिससे आप लोगों को एडवाइस कर सकें कि आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन लेके काम स्टार्ट करें? मेरे नॉलेज में तो नहीं है जी, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह चेक करके बता दूंगा कि एक दो यूनिवर्सिटीज़ से मैं कंसल्ट करके बता दूंगा कि वो करवाते हैं इस तरह की कोई ट्रेनिंग सेशंस या नहीं। तो मेरे नॉलेज में नहीं है इस तरह। तो होना चाहिए आपके ख्याल में ऐसा पाकिस्तान में खास? जी बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन असल में तो यूट्यूब ने काम ख़राब कर दिया जी। कि यूट्यूब पे मैं बैठा हूँ, मेरे पास शायद नॉलेज ना हो। यूट्यूब पे सारा कुछ अच्छा दिखाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि बेसिक नॉलेज आप अगर बुनियादी तौर पे एक बात समझ लें, वो आपके लिए बड़ी आसानी होगी, हर फार्मर के लिए आसानी हो जाएगी। बकरी का काम सिर्फ खाना है और जो भी आप लाइफ स्टॉक रखते हैं उसको आपने खुराक मुहैया करनी है। अब आप कहते हैं जी हमें लाजमी तौर पे इंस्टीट्यूट में जाना है और हमने सीखना है। मे बी ये चीज़ें आपको घर बैठे ही आ सकती हैं, लोग अगर इधर उधर झांकना छोड़ दें तो। सही। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कि फलां आदमी क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है। देखिए, हमने भी तो सीखा वही उन्हीं चरवाहों से जो पहले चरा रहे थे जी जी। या कुछ इंस्टीट्यूशन से सीखा, और तो कोई नॉलेज नहीं था ना जी। या खुद अल्लाह ताला की तरफ से है कि आप जब जानवर रखते रहते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चल जाता है कि मैंने कौन सी ऑब्जेक्टिव क्लियर करने। मैंने जब शुरू में किताबें पढ़ी कुछ चंद एक, तो उनमें एक वर्ड आता था कि व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, अपना मकसद तयन करें। तो मुझे तो कई साल ये भी समझ नहीं आई कि हमने मकसद क्या हमारा था। सही। मैं अब आपसे दोबारा ये कहता हूँ कि किसी ने अगर सीखना है तो मैं मौजूद हूँ, या जितने पहले फार्मर्स मौजूद हैं वो सारे बड़े कोऑपरेटिव हैं। हमारे बहामन नगर के दोस्त जो हैं वो कोऑपरेटिव हैं, कोई भी बात करता है वो उनको बताता है। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस मौजूद नहीं है जी जो आपने सीखनी है, रॉकेट साइंस। सही। जो भी फार्मर हमसे बात करता है तो वो आपसे डायरेक्टली सिर्फ दो सवाल करता है, मैंने इंजेक्शन क्या लगाने हैं जी और मैंने फलां क्या करना है। अच्छा। तो ये तो 2 मिनट का काम है सही। कि 2 मिनट में आपको पता चल जाता है कि आपने डायग्नोसिस कैसे करनी है। हाँ, आप ये करते हैं कि जो आपका फर्स्ट एड टाइप आपने देनी होती है। बुखार हो गया आपको पता चल गया, नज़ला हो गया आपको नज़र आ गया, मोशन लग गया आपको नज़र आ गया, आपने गलत फीड उसको खिला दी, आपको पता चल जाता है कि ब्लॉटिंग हो रही है या कुछ है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, आप फर्स्ट एड देने के बाद बोर्ड्स में तो आते ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एंटीबायोटिक्स की, और वो एक ही एंटीबायोटिक में भी मिस्टाइटिस के लिए भी काम कर रहा होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी काम कर रहा होता है, दूसरा को वायरस के लिए कर रहा होता है। तो मेरा ये है कि वो आप
किसी डॉक्टर के पास 2-3 मरतबा बैठेंगे, आप कंसल्ट करके फर्स्ट एड दवाई खुद दे दें, बाकी डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें जो भी आपके रिस्पेक्टिव एरिया में है। गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं या दूसरे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करें कि मेरे साथ ये है, मैंने ये दवाई दे दी, अब आप मुझे बता दें कि हम उनको कौन सी और दवाई दें। इंस्टीट्यूट होने चाहिए लेकिन इंडस्ट्री अभी डेवलप नहीं हुई। सही। बहुत सारे वनडे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे फार्मूले बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम जिन कामयाब फार्मर्स को देखते हैं, जैसे डॉक्टर वसी खान साहब ने एक दफ़ा कहा था कि मैंने बहुत कामयाब डेयरी फार्म जो हैं वो शायद दरख्तों के नीचे भी देखे हों। सही। आज भी अगर कोई फार्मर आते हैं तो वो आम से बाड़े से बकरी, अच्छी बकरी वहीं पैदा हो रही होती है, वहीं से खरीद रहे होते हैं। तो लोगों में वो सेंस होनी चाहिए। प्रोजेक्ट आपने करना है, ईद वाला करना है तो उसकी और डायनामिक्स हैं, ब्रीडिंग करवानी है उसकी और डायनामिक्स हैं। तो कई लोगों ने अपने घरों की छतों पे रखे हैं, उनके कामयाब फार्म चल रहे हैं। सही। मैं उनसे कंसल्ट करके आपको बता दूंगा, आप उनकी वीडियोस बना लीजिएगा। ठीक है। वो बड़े कम खर्चे में अपना सही चला रहे हैं। सही। ओवर फीडिंग या 2 दिनों में सारा रिजल्ट ले लेना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको जल्दी नहीं करनी है इस काम में, थोड़ा सा ये क्रिएशन है ना जी, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारा आप पे तवक्कल रखना है और अल्लाह ताला इसको कामयाब करता है। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।